Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BVVN online classes, and we were reading chapter number 4, The Landscape of the Soul, which is composed by Nathalie Troveray, and we have read about that in this chapter it deals with the comparison of Chinese painting with Western paintings, and we had seen many anecdotes मतलब क्या होता है short stories. So we had seen the short stories also which were related to the Chinese painting, and we came to know through these stories that actually the Chinese paintings they can't be judged directly. It is the painter who is responsible for the overall view, for the eagle's eye view to the viewers. If the painter does not explain the whole painting, then it is not possible by the viewer to know the what is actually the hidden art in the painting. Okay, so to see the hidden art and to travel whole through the painting, it is possible that the painter should only explain the painting. Okay, a classical Chinese landscape is not meant to produce an actual view as would as Western figurative painting. तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप है उसमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उसमें एक्चुअल व्यू जो होता है जो वो प्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ पेंटर उसको बाहरी रूप ही देख सकता है। अक्सर अंदर जो हिडन आर्ट है वो देखने के लिए तो उसको पेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में ऐसा नहीं होता है। जो भी इमेजेस बनाई जाती हैं वो सब कैसी होती हैं, आराम से आप पहचान सकते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या है बनाने का। वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक्स एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज he saw it from a special angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो अगर कोई भी वेस्टर्न पेंटिंग है उसे अगर कोई भी पेंटर सिंपल जो व्यू पॉइंट है आपको वो बता देगा कि भाई मेरा एम ये है बनाने का, तो आपको पूरी पेंटिंग समझ आ सकती है। बट एज इन द केस ऑफ अ चाइनीज़ पेंटिंग आपको अगर वो व्यू भी बता देगा कि मेरा क्या मेन पॉइंट है इसको बनाने का, लेकिन फिर भी आप उसकी पेंटिंग को अच्छे से ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको हर एक चीज़ एक्सप्लेन वो करता है चाइनीज़ पेंटर, और प्लस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो हिडन आर्ट बताता है कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे क्या हिडन चीज़ है। तो वो हर एक चीज़ को कोई ना कोई सिंबल होता है, जैसे क्लाउड्स उसने ब्लू करें तो उसका कोई और सिंबल होगा, अगर उसने क्लाउड्स ब्लैक करें तो उसका और कोई सिंबलाइजेशन होगा। तो वो हर एक चीज़ को सिंबलाइज करके और वो उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में बताते हैं कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है, जबकि इतना वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में नहीं होता। वेस्टर्न में तो आप जो भी पेंटिंग है वो बता देगा कि मेरा ये एम है बनाने का, तो आप सिंपल समझ जाएंगे। लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग में आप सिंगल व्यू पॉइंट से नहीं समझ सकते, आपको एक एक चीज़ जो है वो पेंटर डिस्क्राइब करता है। His landscape is not a real one and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. So obviously जो Chinese painting होती है उसमें आप जो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं होती है, जबकि वो हर एक चीज़ का उसने सिंबलाइजेशन किया हुआ होता है। तो आपको आर्टिस्ट की ही आईज़ और आर्टिस्ट का ही दिमाग चाहिए उस पूरी पेंटिंग को ट्रैवल करने के लिए, और आर्टिस्ट ही हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है और उसको ट्रैवल करवाता है जिससे आप इजीली उस पेंटिंग को समझ सकें। This is even more true in the case of a horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling up to move on to the other, adds the dimensions of time which is unknown in any other form of painting. तो horizontal scroll में भी होता है, like a book है ना। तो horizontal scroll में वो क्या करते हैं, आधी पेंटिंग एक जगह बनाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है पेंटिंग का दूसरी जगह बनाते हैं। तो उसमें आप आसानी से धीरे धीरे हर पेंटिंग को आर्टिस्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता है, और कई बार ऐसा होता है एक पेंटिंग का जो होता है दूसरी पेंटिंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। It also requires the active participation of the viewer who decide at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। और ये भी डिपेंड करता है कि व्यूअर कितना इंटरेस्ट लेके उस पेंटिंग को समझ रहा है,
फिज़िकल और मेंटल दोनों ही पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी वो उसको अच्छे से इंटरेस्ट लेके उस पेंटिंग को समझ लेगा, उतना ही ईजीली उसे पेंटिंग समझ आ जाती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। सिर्फ उनकी आंखें उधार लेने से कुछ नहीं होता कि हाँ उस आप जो देख सकते हैं ईजिली कि हाँ जो व्यू पॉइंट है उसने बता दिया और आपने ईजिली जज कर लिया। नहीं, वो आपके माइंड में एंटर होगा और एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उसकी हर एक चीज़ सिम्बलाइजेशन में होती है। पेड़ है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, तो उसको हर एक चीज़ को सिम्बलाइज करता है। जैसे उसने माउंटेन को क्या करा है, रिवर्स को क्या बोला है, तो इस तरह से वो एक अलग ही अपनी पेंटिंग, एक लैंडस्केप पेंटिंग के थ्रू ही अपना एक अलग एम बताता है, अपना एक अलग मोटिव बताता है। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space। और जो लैंडस्केप है वो क्या है, एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस है, वो ये मानते हैं। नाउ एक्चुअली क्या मतलब है इसका, ये हम डुअलिज्म से समझेंगे, आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में इसमें समझ आ जाएगा। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेंचुरी। अभी कंसेप्चुअल स्पेस जो की बात है ना, कि मतलब कोई भी जो पेंटिंग है लैंडस्केप की, उसको एक्चुअली इस कंसेप्ट से समझा जाता है, सेंचुई उसे कहा जाता है। जैसे माउंटेन है किसी पेंटिंग में, रिवर्स है, ट्रीज है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंचुई पेंटिंग्स। लैंडस्केप को क्या कहा जाता है, सेंचुई। ठीक है, लिटरली माउंटेन वाटर, और सेंचुई में क्या होते हैं, माउंटेन और वाटर होते हैं। जैसे हम पहाड़ नदियाँ बनाते हैं ना, बस वैसी पेंटिंग्स होती हैं उसमें सेंचुई में, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Daoist view of the universe। तो इसको डेओइस्ट से समझा जाता है। अभी डेओइस्ट क्या होता है, दिस विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें यांग और यिन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग।